रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा कांड हुआ जिसको सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आप आज हमारी स्टोरी तक आए हैं तो आप लोगों ने उस कांड को ज़रूर सुन लिया होगा। वीडियो मैंने लगभग 6 बजे के आसपास अपलोड कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस स्टोरी को नहीं देखा है, तो आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जाकर उस स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। दिल्ली के अंदर एक महिला ने अपने पति के साथ में कितनी ज़्यादा बर्बरता दिखाई और अपने ही देवर के साथ मिलकर उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के पीछे जो रीजंस निकल के आए हैं वो आप लोग को उस वीडियो में बहुत डिटेल में सुनने को मिलेंगे, तो एक बार जाकर ज़रूर सुनिएगा। अच्छा दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग शिकायत भी कर रहे थे। आप लोगों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि सर हमारी फरमाइश पे आप वीडियो लेके आ ही नहीं पाए हैं। तो इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा फरमाइशें आती हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद में बोलते हैं कि सर इस कहानी को सुना लो, और किसी की फरमाइश पूरे करने को जाओ तो 1 से 2 महीने का समय गुजर जाता है, क्योंकि उस स्टोरी पे, उस डॉक्यूमेंट्री पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च भी करनी होती है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग के टेस्ट को थोड़ा सा बदलेगी भी, क्योंकि आप लोग लगातार अवैध संबंधों की और मर्डर मिस्ट्री की ये कहानी लगातार सुन रहे हैं, और अवैध संबंधों में जो कत्ल हो रहे हैं उसके पीछे जो रीजंस निकल के आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है, और आप लोग भी इस तरीके की एक सी कहानी सुनकर ऊब चुके हैं। तो मैंने सोचा आप लोग को एक डिफरेंट कहानी सुनाना चाहिए, एक अलग देश से सुनाना चाहिए। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी आप लोग को हैरान, परेशान और एक तरीके से आपके दिमाग को हिला के रख सकती है। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। 19 नवंबर साल 1999 ये वो दिन था कि लाहौर के अंदर पुलिस थाने में एक व्यक्ति आता है सुबह सुबह के वक्त, और वह व्यक्ति आने के बाद में कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर ले, तुमने कौन सा ऐसा कसूर कर दिया है, कौन सा ऐसा पाप कर दिया है, कौन सा गुनाह कर दिया है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये व्यक्ति बताता है कि साहब मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों को लगता है ये कोई सरफिरा है जो पुलिस थाने में आ गया और सुबह सुबह आकर हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, क्योंकि पुलिस वालों के सामने इस तरीके की कोई भी डिटेल्स आई नहीं थी। ना किसी बच्चे की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी और ना किसी बच्चे की मर्डर मिस्ट्री कोई पुलिस वालों के सामने आई थी। तो ऐसे में ये व्यक्ति सच बोलता होगा, ये पुलिस वालों को भला पुलिस वाले कैसे यकीन कर सकते हैं। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कोई सरफिरा है, राह चलता हुआ पुलिस थाने के अंदर आकर पुलिस को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि तुम क्या सरफिरे हो, तुम क्या पागल हो जो पुलिस को आकर इस तरीके से गुमराह कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दूंगा। अच्छा, ये व्यक्ति कहता है कि साहब मैं खुद जेल में बंद होने के लिए आया हूँ, आप मुझे पकड़िए, जेल के अंदर डाल दीजिए, मैं तो चाहता ही हूँ आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उसके बाद में जो 2-4 सिपाही होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इस व्यक्ति को पकड़ो और धक्के मारकर इसे बाहर निकाल दो, और कोशिश ये करना कि ये व्यक्ति वापस से पुलिस थाने के अंदर घुस ना पाए। और वो जो पुलिस जो सिपाही वगैरह थे वो ऐसा ही करते हैं, इस व्यक्ति को बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो पुलिस जिस व्यक्ति को धक्के मारकर पुलिस थाने से बाहर करके आई थी, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाया जाता है, जिसमें पुलिस से लेकर मिलिट्री तक शामिल होती है। और जब इस घटना की सच्चाई निकल के आती है, ना कि लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये खबर सनसनी बनती है और पूरी दुनिया का मीडिया इस खबर को कवर भी कर रहा था। हालांकि बीबीसी ने भी इस मामले में एक बड़ा कवरेज किया था। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों अपने चैनल पे मैं आप लोग को ये लगभग 677वां एपिसोड सुना रहा हूँ, और मैंने इस दौरान बहुत सारे सीरियल किलर को कवर किया है, बहुत सारे सीरियल किलर की स्टोरी मैंने आप लोग को सुनाई है। लेकिन आज जो सीरियल किलर की स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा अलग, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे करियर में मैंने इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सीरियल किलिंग कभी नहीं देखी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 19 नवंबर साल 1999 को लाहौर के पुलिस थाने में ये व्यक्ति पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद में ये सारी बात बताता है कि किस किस तरीके से उसने 100 कत्ल किए हैं, 100 बच्चों को मौत के घाट उतारा है। जो पुलिस वाले थे इसको पागल समझकर पुलिस थाने से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों उसके बाद में लगभग 1 हफ्ते का समय गुजरता है, और इस 1 हफ्ते का समय गुजरने के बाद में पाकिस्तान का एक मशहूर तेज़ तर्रार न्यूज़ है। अब ये जो न्यूज़ है ये है जंग न्यूज़पेपर। जंग न्यूज़पेपर के जो संपादक थे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। वहीं पर वॉचमैन के पास में एक व्यक्ति आता है और वो एक लेटर उस वॉचमैन को देता है और कहता है कि ये लेटर अपने संपादक को दे देना, और उसके बाद में वहाँ से चला जाता है।
अच्छा, जो बेचारा चपरासी था वो जाता है उस संपादक को वो लेटर देता है। अब जंग न्यूज़पेपर, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार न्यूज़पेपर कहलाता है पाकिस्तान का, लिहाजा उसके बाद में वो संपादक उस लेटर को खोलता है। उसको जब पढ़ता है तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि इस लेटर के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। दरअसल उस लेटर के अंदर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद में उस संपादक के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिस्म कांपने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि साहब, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और इस बारे में मैंने लाहौर के पुलिस थाने में जाकर भी बताया था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। आप चलिए मेरे साथ डेड बॉडी को देख लीजिए, उसके बाद सब चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने मेरी किसी भी बात को कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसलिए साहब, मैं आपके न्यूज़ पेपर के थ्रू अपना इकबाल जुर्म को कबूल करना चाहता हूँ। और ऐसा ही एक लेटर वो लाहौर के पुलिस थाने में भी भेजता है, लेकिन लाहौर की जो पुलिस होती है इसको आई गई कर देती है। अब जैसा ही वो संपादक उस न्यूज़पेपर के ये देखते हैं कि इतनी बड़ी खबर है, अगर ये खबर हमारे चैनल के माध्यम से जाएगी तो हमारी बड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटा मोटा कोई केस नहीं है बल्कि 100 बच्चों के कत्ल का मामला है। लिहाजा वो जो संपादक था तुरंत अपने यहाँ के जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं उन्हें वो एड्रेस बताता है जो उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था। और जो एड्रेस लिखा हुआ था वो था शादबाग का। शादबाग में इस व्यक्ति का एक घर है और इसने लिखा था कि उसी घर में जाकर देख लेना, सारे सबूत तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो क्राइम रिपोर्टर था वो शादबाग पहुँचता है। वहाँ पर जाकर देखता क्या है कि बस महज एक घर बना हुआ है और इस घर के आसपास कोई भी घर नहीं है और इस घर में भी ताला पड़ा हुआ है। अब ये जो क्राइम रिपोर्टर था क्या करे, कैसे जाए। लेकिन संपादक का आदेश था कि क्राइम रिपोर्टर को घर के अंदर जाके देखना है कि क्या कुछ है, जो चिट्ठी में बातें लिखी गई हैं क्या वो सच है या फिर महज काल्पनिक है, या व्यक्ति पागल है। अब जो क्राइम रिपोर्टर था, आस पड़ोस कोई घर भी नहीं जहाँ से कोई मदद मिल जाए, इसलिए जैसे तैसे कर कर वो उस ताले को तोड़ता है। ताले को तोड़ने के बाद में जब वो उस घर के अंदर घुसता है, यकीन मानिए दोस्तों, ना चाहते हुए भी इस क्राइम रिपोर्टर की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम रिपोर्टर वो दिन रात क्राइम को कवर करता है तो छोटा मोटा अगर कोई केस होता है तो उसके लिए कुछ इतनी बड़ी हैरत की बात नहीं होती है। लेकिन इस घर के अंदर जो दृश्य था, जो सामने का माहौल था, जो सामने का नज़ारा दिखाई पड़ रहा था, उसे देखने के बाद में इस क्राइम रिपोर्टर की चीखें निकल जाती हैं। अब जो क्राइम रिपोर्टर था अपने आप को संभालता है। संभालने के बाद में सीधा सीधा अपने संपादक को कॉल करता है और साथ के साथ पुलिस को भी कॉल करता है और कहता है कि जितनी भी चीज़ें उस लेटर में लिखी गई थी, यहाँ का दृश्य तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लिहाजा संपादक और लाहौर की जो पुलिस होती है तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। उस घर के अंदर जब जाते हैं सब लोग, तो अंदर का दृश्य डराने वाला था। कहीं पर बच्चों के जूते पड़े हुए थे, कहीं पर बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, दीवारों पर खून के छींटे थे, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और उसके बाद में जो संपादक और जो क्राइम रिपोर्टर थे उनकी नज़र 2 नीले नीले ड्रम पर पड़ती है। वो उस नीले ड्रम की तरफ भागते हैं तो उस नीले ड्रमों के अंदर नर कंकाल थे, यानी तेज़ाब भरा हुआ था और उसके अंदर नर कंकालों को, यानी कि डेड बॉडीज़ को डालकर नर कंकाल बनाए गए थे। उनका गोश्त उस तेज़ाब से गलाया गया था। अब दोस्तों, इस तरीके का दृश्य वहाँ पर देखने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि उस न्यूज़ चैनल के संपादक, सारे लोग एकदम से घबरा जाते हैं कि ये क्या मामला है। इसी बीच में उनकी जो नज़र होती है ये दीवार पर लिखे एक येलो कलर के बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर यह साफ साफ लिखा होता है कि ये जो घर के अंदर आप डेड बॉडीज़ देख रहे हैं ये तो महज एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको प्रूफ के तौर पर यहाँ पर रखी है, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं देखते तो आप मुझ पर यकीन नहीं करते। लेकिन मैंने 80 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ बच्चों की जो है वो ठिकाने लगा दी हैं और ये तो महज 8 से 10 डेड बॉडीज़ हैं। अब इस तरीके की जब चीज़ें पुलिस वाले पढ़ते हैं और आगे ये लिखा हुआ होता है कि जब तक आप मुझे ढूंढेंगे, जब तक आप लोग यहाँ से निकलेंगे, जब तक मैं रावी नदी में कूद कर जान दे चुका हूँगा, यानी आत्महत्या कर चुका हूँगा। लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने ये सारे मर्डर क्यों किए, किसके किए, कौन था, क्या वजह थी, तो ये सारी ही चीज़ें मैंने अपनी डायरी में नोट की हैं। जो डायरी मेरी डाइनिंग, जो मेरा बेडरूम है उस पर जो मेरा टेबल है उस टेबल पर रखी हुई है। लिहाजा इस तरीके की जब बातें पुलिस वाले पढ़ते हैं और घर के अंदर का जो दृश्य था वो तो डराने वाला था, पुलिस वाले ये चीज़ें देखकर एकदम से सक पका जाते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले भागे भागे उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को देखते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं तो उस डायरी के अंदर एक एक चीज़ क्रम बाई क्रम लिखी गई थी। 100 बच्चों के नाम लिखे गए थे, उनके एड्रेस लिखे गए थे, सारी चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई थी और उन 100 बच्चों का कत्ल किया गया था। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम होती है वो उस नदी की तरफ भागती है, रावी नदी की तरफ, जिसने उसने कहा था कि मैं सुसाइड कर कर अपनी जान देने वाला हूँ। तमाम गोताखोरों को, तमाम टीमों को लिया जाता है,
ताकि उस व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हो सके, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिल जाएगी तो कम से कम हमारी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि जिस समय वो व्यक्ति पुलिस थाने में गया हुआ था उस समय पुलिस अगर उसकी बात पर यकीन कर उस बात पर एक्शन ले लेती तो वो व्यक्ति जिंदा पुलिस की हिरासत में होता और वो इस पूरे केस का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा कर सकता था। लेकिन दोस्तों 15 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और इन 15 दिनों में उस व्यक्ति की ना तो डेड बॉडी मिलती है ना कोई सबूत मिलता है। अब पुलिस वालों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की हो कि वो जान देने वाला है, जबकि वो जिंदा ही कहीं पर भाग गया हो। इसलिए पुलिस वाले अब छानबीन करते हैं, अपने तरीके से अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछताछ करते हैं। साथ के साथ पुलिस उन बच्चों के एड्रेस पर भी जाती है, उनके घरों पर भी जाती है और पूछती है कि तुम्हारे घर का कोई बच्चा गायब हुआ था क्या। तो सारों ही लोग बताते हैं कि साहब हमारे घरों से बच्चे गायब हुए। यानी ये बात सच थी, जो 100 नाम इस डायरी के अंदर मेंशन थे वो 100 के 100 बच्चे गायब हुए थे और उन 100 के 100 बच्चों का इस व्यक्ति ने कत्ल कर दिया था। लिहाजा इस व्यक्ति की जो डायरी थी उस डायरी के लास्ट वाले पेज पर इस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। नाम था जावेद इकबाल। अब जावेद इकबाल के बारे में पता किया जाता है तो पता ही चलता है कि जावेद इकबाल तो बहुत ही ज़्यादा रईस व्यक्ति है। इसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और लाहौर के एक पॉश इलाके में इनका खुद का एक बिल्ला है और ये जो लड़का है ये भी बिजनेसमैन था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस जावेद इकबाल के घर पे पहुंचती है पता निकालने के बाद में। जावेद इकबाल की जो माँ थी उनकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जावेद इकबाल के पिताजी वहाँ पर थे। जावेद इकबाल के पिताजी से पूछताछ की जाती है तो जावेद इकबाल के पिताजी कहते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा समय पहले ही हमारे घर को छोड़ चुका है। अब जब पुलिस वाले जावेद इकबाल के पिता से ये बातें सुनते हैं कि वो तो बहुत पहले ही घर छोड़ चुका है, तो उसके बाद में जावेद इकबाल के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि वो कहाँ रहता था, किन लोगों से उसका ज़्यादा उठना बैठना था। तो यहाँ पर जावेद इकबाल के 4 दोस्तों के बारे में पता चलता है। पुलिस उन 4 दोस्तों के पास में पहुँचती है। वो चारों ही दोस्त पुलिस को देखने के बाद में एकदम से घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जावेद इकबाल की जो करनी है उनके ऊपर आन पड़ी है। लिहाजा जब उनको घबराते हुए पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस को लगता है कि ये लोग कुछ जानते हैं, इसलिए पुलिस वाले उन चारों लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद में उन्हें पुलिस थाने लेके आते हैं और इनसे पूछते हैं कि जावेद इकबाल कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि जावेद इकबाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि जावेद इकबाल जो करता था क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है। तो ये चारों लोग बताते हैं कि जावेद इकबाल बच्चों को मारा करता था, इतनी हमें जानकारी है। क्यों मारा करता था और कौन से बच्चों को मारा करता था इसकी कोई जानकारी नहीं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अब जावेद इकबाल को ढूंढ रहे हैं। जावेद इकबाल का कहीं पर कोई पता नहीं है। इन चारों ही लोगों को गिरफ्तार कर कभी जेल में रखा गया है, दोस्तों को। लेकिन जावेद इकबाल की तलाश जारी है। महीनों का समय गुजर जाता है। यानी 19 नवंबर साल 1999 को ये व्यक्ति पुलिस थाने में गया था। अब लगभग 19 दिसंबर साल 1999 आ जाता है। यानी लगभग 1 महीने का लंबा अंतराल गुजर जाता है। और 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद में जो जंग न्यूज़ के संपादक थे वो अपना काम कर रहे थे। उसी समय उनका जो चपरासी था अंदर आता है। अंदर आने के बाद में कहता है कि साहब एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। जंग न्यूज़ के संपादक कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, उस व्यक्ति से कहो कि बाद में आए। तो जो चपरासी होता है वो कहता है कि वो व्यक्ति बोल रहा है उसके पास कोई न्यूज़ है। जंग न्यूज़ के संपादक कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज़ हैं, मैं उन न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ और अभी मेरे पास समय नहीं है, उनसे कह देना कि बाद को आए। अब जो चपरासी था वापस जाता है और उस व्यक्ति से यही कहता है कि जो संपादक है उन्होंने कहा है कि बाद में आए। उसके बाद में वो जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था जो संपादक जी से मिलना चाहता था वो कहता है कि संपादक को तुम बस जाकर मेरा नाम बता देना। वो उस चपरासी को अपना नाम बताता है। चपरासी अंदर जाता है और संपादक को उस व्यक्ति का नाम बताता है। दोस्तों संपादक जी जो थे वो उस न्यूज़ चैनल के जंग न्यूज़पेपर के वो उस समय अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो नाम सुनते हैं वो उछल कर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में ऐसा व्यक्ति आया है। उसके बाद में वो संपादक जो था वो भागता है। भागने के बाद में दरवाज़ा खोलता है और उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि जावेद इकबाल था और उसने चपरासी से कहा था कि तुम जाकर बता देना कि जावेद इकबाल तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब संपादक उससे पूछता है कि तुम वही हो। तो जावेद इकबाल कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद में जावेद इकबाल कहता है कि तुम्हारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इंटरव्यू देने से पहले एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम मेरा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में पुलिस को कॉल नहीं करोगे, मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। यानी मुझे पुलिस की कार्यशैली पर कभी भी भरोसा नहीं है। मैं एक बार पुलिस के पास गया था, अपना इकबाल जुर्म किया था, पुलिस को सारी चीज़ें सच सच बताई थी, लेकिन पुलिस ने मुझे पागल कहकर धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। इसलिए पुलिस की कार्यशैली पर मुझे भरोसा नहीं है। आप पुलिस को फ़ोन मत करना, आप आर्मी को फ़ोन करना। आर्मी आएगी उसके बाद मुझे आर्मी के हवाले कर देना। जैसा कि दोस्तों हमारे देश के अंदर CRPF के कैंप होते हैं, जहाँ तहाँ ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी होते होंगे।
इसलिए इधर उसके इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, उधर आर्मी को फ़ोन कर देता है। आर्मी के 18-20 जवान इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, जंग न्यूज़पेपर के पास में 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। एक पहला वो जो लेटर था जिस लेटर में इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें लिखी थी, एक वो डायरी थी, और अब वो खुद व्यक्ति जंग न्यूज़ के पास में आया था अपना इंटरव्यू देने के लिए। ये मामले पाकिस्तान के अंदर जंग न्यूज़ की एकदम से जो टीआरपी थी बहुत ज़्यादा हाई लेवल से बढ़ने वाली थी। अब दोस्तों, उसके बाद में इंटरव्यू की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जो मीडिया वाले थे वो सबसे पहले, यानी वो जो संपादक थे, इस जावेद इकबाल से एक सवाल करते हैं कि ये बताइए कि तुमने 100 बच्चों का कत्ल क्यों किया। अब जैसे ही ये बात जावेद इकबाल सुनता है तो वो एक कहानी बताता है। वो बताता है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटा सा था, चूँकि उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला परिवार था, इसलिए आस पड़ोस के जो लोग थे ये उनसे जला करते थे। एक दिन मैं एक लड़के के साथ में बाहर खेल रहा था। पड़ोस की ही एक आंटी जो होती हैं वो आती हैं और वो बताती हैं उस बच्चे की माँ को जाकर कि जावेद इकबाल ने तुम्हारे बच्चे के साथ में गलत काम किया है। अच्छा, वो जो महिला थी वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी पुलिस थाने जाती है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है कि उस जावेद इकबाल ने मेरे बेटे के साथ में गलत काम किया है, दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद में पुलिस आती है, जावेद इकबाल को अरेस्ट किया जाता है। जावेद इकबाल रोता रहता है, चीखता रहता है, कहता है कि मैंने उस बच्चे के साथ में कुछ नहीं किया, आप चाहो तो इस बच्चे से ही पूछ लो। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है। उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश भी किया जाता है और कोर्ट से उसको सज़ा भी मिल जाती है। जावेद इकबाल बताता है कि मैंने उस जेल के अंदर रहकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मुझसे अक्सर मिलने आती थी और अक्सर रोया करती थी और मिलते मिलते मुझसे उसकी मौत हो गई। इसलिए जब मेरी माँ को लगातार मुझसे मिलने में कठिनाइयाँ हुई, वो मेरी तड़प में, मेरी मोहब्बत में मर गई, तो मैंने भी कसम खाई थी कि मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। उसके बाद में जब मैं जेल से छूट के आया तो मैंने एक काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाके में एक वीडियो गेम की शॉप खोली। अब वहाँ पर जो बच्चे वीडियो गेम खेलने के लिए आते थे तो मैं भी उन बच्चों के साथ खेला करता था। मैं कभी कभी चालाकी से प्रैंक करने के लिए वहीं पर 100 का नोट गिरा दिया करता था। कोई बच्चा अगर 100 का नोट उठा लेता तो मुझे तो पता होता कि उस बच्चे ने 100 का नोट उठाया है, लेकिन मैं बच्चों से पूछता कि किसी ने मेरा 100 का नोट उठाया है, मेरा 100 का नोट यहाँ पे गिर गया था, तो सारे बच्चे मना करते। तो ऐसे में वो बच्चा भी मना कर देता जिसकी जेब में वो 100 रुपये हुआ करते, और मैं अच्छे से जानता था कि 100 रुपये इसके पास ही हैं। उसके बाद में मैं उस बच्चे को पकड़ लेता, उसका तलाशी लेता, और मुझे पता चल जाता तो वो जो लड़का है वो डर जाता। उसको मैं पास वाले कमरे में लेके जाता, उसके साथ में गलत काम करता और उसके बाद छोड़ देता। अच्छा, मैं इन बच्चों को भी कत्ल कर सकता था, लेकिन मेरी जो शॉप थी काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाके में थी, तो यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे आया करते थे और मैं इन बच्चों को मार तो सकता था, लेकिन ये बच्चों के माता पिता अगर पुलिस कंप्लेंट लिखाते, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता, तो मेरी जो प्रतिज्ञा थी 100 माओं को रुलाने की वो शायद अधूरी रह जाती और मैं बीच में ही पकड़ा जाता। इसलिए मैंने एक एक्वेरियम की शॉप खोली, यानी फ़िश एक्वेरियम की शॉप खोली, और वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे उन फ़िश को देखने के लिए आया करते थे। बहुत सारे गरीब बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा पैसे से एक तरीके से परेशान रहते, तो उन बच्चों के साथ में भी मैं 100 रुपये वाला प्रैंक करता और उसके बाद में उन्हें अपने उस बंगले पे लेके जाता जो कि शादबाग में था, और वहाँ पे ले जाने के बाद में उन बच्चों के साथ में गलत काम करता। उसके बाद में उनकी डेड बॉडी के पीसेस करता और उन तेज़ाब के ड्रम में डाल देता। बाकी के बचे हुए पीसेस को अपने उन 4 दोस्तों के साथ मिलकर नदी में फेंक आता। इस तरीके से एक एक कर मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया, और 100 बच्चों का कत्ल करने के बाद में मैंने बाकायदा डायरी लिखी। डायरी के बाद में मैंने सारे सबूत, ये 10 सबूत छोड़े थे ताकि पुलिस मुझ पर यकीन कर सके। उसके बाद मैं खुद पुलिस थाने गया, लेकिन पुलिस ने यकीन नहीं किया। उसके बाद मैं आपके पास आया और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हुआ। यकीन मानिए दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा केस था। अगर इस तरीके का एक अपराधी जो 100 बच्चों को कत्ल कर खुद इंटरव्यू दे रहा है, और जो जंग न्यूज़पेपर है उसकी टीआरपी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई थी। सारे लोग जंग न्यूज़ को ही देख रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद में इस व्यक्ति को अरेस्ट कर जब इसे थाने में लेके जाया जाता है, और इसके 4 दोस्त तो पहले ही अरेस्ट थे, जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस समय कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे, इनका नाम था अल्लाह बख्श, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार थे, और वो इस मामले में जो सज़ा सुनाते हैं वो सज़ा ये होती है कि इस व्यक्ति को 100 बार फांसी पे लटकाया जाए, और यानी कि पहली बार में इसकी मौत हो जाए, 99 बार इसकी डेड बॉडी को फांसी पे लटकाया जाए। क्योंकि इसने 100 बच्चों का कत्ल किया है, इसलिए इसको 100 बार फांसी पे लटकाया जाए, और जब इसकी 100 बार फांसी पे लटकाने की क्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद में इसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाएँ। अब दोस्तों, जब ये फैसला सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर वायरल होता है तो उस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच जाती है कि इस तरीके का कैसा फैसला आ गया है। अब जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हैं। उसके बाद में इस फैसले को कम किया जाता है और उसके बाद में इनको एक बार फांसी की सज़ा दी जाती है। हालांकि 10 अक्टूबर साल 2021 को इनको फांसी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही
2 दिन पहले इन सारे ही लोगों की डेड बॉडी जेल के अंदर मिलती हैं। सवाल ये थे, यानी जो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि इन लोगों की हत्या की गई है। और दोस्तों बाद में ये चीज़ें निकल के भी आई कि कैदियों ने और पुलिसकर्मियों ने मिलकर इनकी हत्या की थी। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से ये जो जावेद इकबाल था, इस दरिंदे का अंत होता है। ये किस कदर साइको था कि महज एक छोटी सी बात के लिए इसने 100 माओं की कोखों को उजाड़ दिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन प्यारे से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम भैया जी, आज की कहानी मेरे यहाँ की है, भरतपुर लव स्टोरी हुआ है और हम आपको भीम लूम है, भगवान आपको कामयाबी दे भाई। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई, इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। शीलनिधि शर्मा है लिखते हैं, स्टोरी अच्छी लगी, शावेज मलिक भाई रात को सलाम। तो शुक्रिया मेरे भाई। हारून अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हारून अंसारी जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। सूरज कुमार है लिखते हैं, नाइस स्टोरी। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा लिखती हैं कि सर आपकी स्टोरी भी सुने बिना रहा नहीं जाता, आदत हो गई है स्टोरी की। शुक्रिया बहन आपका। सचिन जी हैं, सचिन चौधरी हार्ट्स बनाकर हमें शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आप बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये 3 लड़ाइयाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ज़र ज़ोरू ज़मीन की। इदीस खान लिखते हैं, मुंबई से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये साबाश नायक करके हैं लिखते हैं, बहुत ही डरावनी कहानी थी, शुक्रिया मेरे भाई। शीलनिधि हैं लिखते हैं, मलिक भाई ऐसे ही बढ़ते रहो, एक दिन आपका चैनल नंबर 1 होगा। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान जी हैं जो बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया। राम बाबू जी हैं लिखते हैं, आपकी कहानी सुनने की लत लग गई है। राम बाबू जयपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं, भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं और मेरा नाम जाकिर हुसैन मंसूरी है और हम उन्नाव यूपी इंडिया के रहने वाले हैं। तो जाकिर हुसैन मंसूरी जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल हैं लिखते हैं, लव यू। तो भाई शुक्रिया। साहिल जी हैं लिखते हैं, इनका नाम शाहबुद्दीन है, शुक्रिया मेरे भाई। माजिद अंसारी सलाम करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र शर्मा हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, 3 नंबर मामले में मैक्सिमम मर्डर होता है, आपका एक्सप्लेनेशन का अंदाज़ स्वीट है, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया मेरे भाई। सुनत्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनत्यागी शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। अबू जाहिन है लिखते हैं, स्टॉप सेइंग टाइम एंड अपलोड योर वीडियो 2 PM, यू विल गेट मोर व्यूअर्स बिकॉज यूट्यूब विल गेट टाइम टू सजेस्ट योर वीडियोस, ट्राई इट, यू विल गेट मोर सक्सेस। तो अबू जाहिन जी, इस तरीके से आपने मुझे बताया, सजेस्ट किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो टाइम की बात आप लगातार शिकायत करते हैं मुझसे, मैं आपकी बात की कदर भी करता हूं। तो मैंने आज एक वीडियो शाम 6 बजे के आसपास डाला, देखते हैं उस पर कैसे व्यूज़ आते हैं, और आपकी बात अगर सच होती है तो फिर मैं टाइमिंग को चेंज करूंगा। अकील खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, कहानी अच्छी लगी, आप कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ अकील खान जी, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद गयासुद्दीन है लिखते हैं, सर आपकी आवाज़ में जादू है, मुझे धीरे धीरे आदत लग रही है, आपका इंतज़ार रहता है। तो शुक्रिया मेरे भाई। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, शुक्रिया। राधे श्याम शर्मा है लिखते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। गजेंद्र शर्मा है लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं ज़िला बदायूं से हूं और आपकी स्टोरी सुनता हूं। आज मैंने आपको पहला कमेंट्स किया है और मेरी वाइफ भी सुनती हैं जिनका नाम सोनम है और मेरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम प्रियांश एंड पलक है। अगर पूरा कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप मुझे बहुत खुशी होगी। तो गजेंद्र शर्मा जी, मैंने आपका पूरा कमेंट्स पढ़ा है और आपकी बेटी, आपका बेटा और आपकी जो पत्नी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार लिखते हैं, भाई को गलत कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचना था कि हमारी एज आगे क्या होगा, ऐसा किसी का मर्डर करना अच्छी बात नहीं है। तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में दिलशाद अहमद लिखते हैं, कहानी अच्छी है, शुक्रिया मेरे भाई। और ये लिखते हैं, मायूस ना हुआ करें, आगे चलकर आपका चैनल बड़ा बनेगा, शुक्रिया मेरे भाई। शरियन शर्मा है लिखते हैं, गुड जॉब मलिक भाई। सूरज कुमार हैं जो हार्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।